नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 14 अगस्त 2025 है और ये है भाग 1 हमारी रोज की खबरों की गहराई से चर्चा का, खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। आज हम शासन, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और हाँ, पर्यावरण और विज्ञान पर भी नजर डालेंगे। एक बात और, हो सकता है कुछ मुद्दे हमने पहले भी छुए हों, तो वो एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। आज काफी कुछ है। सरकारी बिल हैं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी हैं और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे तो हैं ही। तो कोशिश रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो सबसे काम की जानकारी है वो निकालें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शासन और विधान से उठाते हैं पहला मुद्दा। लोकसभा ने भारतीय पत्तन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ये 1908 के कानून की जगह लेगा। काफी पुराना कानून था वो। जी हाँ, बहुत पुराना। तो ये आधुनिकीकरण जरूरी था। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो हैं, एक तो केंद्र के लेवल पर समुद्री राज्य विकास परिषद बनेगी। अच्छा। फिर जो राज्यों के समुद्री बोर्ड हैं उनको एक तरह से कानूनी दर्जा, मतलब वैधानिक मान्यता मिलेगी। और छोटे बंदरगाहों के लिए? हाँ, जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनके लिए विवाद सुलझाने के लिए समितियां बनेंगी, डीआरसीज देते हैं। और केंद्र सरकार नए बंदरगाहों को नोटिफाई कर सकती है, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं। इसमें बड़े पोर्ट्स, मतलब मेगा पोर्ट्स का वर्गीकरण और मार्पोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन भी शामिल है। ठीक है। अब एक और बदलाव है ओसीआई कार्ड नियमों से जुड़ा। सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं, ऐसा सुन रहे हैं। जी, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 7D है ना, उसके तहत अब ओसीआई रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आधार थोड़े और स्पष्ट और सख्त किए गए हैं। मतलब अगर किसी ओसीआई कार्ड होल्डर को कम से कम 2 साल की सजा हो जाती है, अच्छा, या फिर उस पर कोई ऐसा गंभीर केस है जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और चार्जशीट फाइल हो गई है, तो पंजीकरण रद्द हो सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि ओसीआई ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ना ही इसमें कोई राजनीतिक अधिकार जैसे वोट डालने का अधिकार मिलता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 ये संसद की प्रवर समिति को भेजा गया है। इसका मकसद क्या है? देखिए, इसका जो मेन मकसद है वो है कि ये जो दिवाला प्रक्रिया है ना, इंसॉल्वेंसी वाली, हाँ, काफी टाइम लग जाता है कई बार। बिल्कुल, उस देरी को कम करना। दूसरा, जो भी हितधारक हैं, मतलब लेनदार वगैरह, उनके लिए वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा बचाना। ठीक है। और दुनिया भर में जो अच्छे तरीके अपनाए जा रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस, उनको भी यहां लाना। इसमें एनसीएलटी के लिए टाइमलाइन, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट, ग्रुप इंसॉल्वेंसी जैसे कई प्रावधान हैं। अच्छा, एक और कानून है जो चर्चा में है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 152। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या किसी कानून को सिर्फ इसलिए असंवैधानिक कह सकते हैं कि उसके गलत इस्तेमाल का डर है। ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, ये धारा असल में भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाले कामों से जुड़ी है, जैसे अलगाववाद भड़काना या हथियारबंद विद्रोह करना। कोर्ट इस पर विचार कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है श्रेष्ठ। ये क्या है? ये राज्यों की जो दवा नियामक प्रणालियां हैं, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स, उनको आंकने और मजबूत करने के लिए एक नेशनल इंडेक्स है। ओके। इसे सीडीएससीओ यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया है। मकसद है दवाओं की क्वालिटी और सेफ्टी में सुधार। सीएजी की एक रिपोर्ट आई है सेस के शॉर्ट ट्रांसफर पर। ये शॉर्ट ट्रांसफर क्या चीज है? ये एक अहम मुद्दा है। मतलब सरकार जो अलग अलग सेस लगाती है ना, किसी खास मकसद के लिए। हाँ, जैसे एजुकेशन सेस या पेट्रोल पर सेस। बिल्कुल। तो सीएजी कह रहा है कि कई सालों से उस सेस का पूरा पैसा उस खास फंड में जा ही नहीं रहा है जिसके लिए वो इकट्ठा किया गया है। इसी कमी को शॉर्ट ट्रांसफर कहा है। और सबसे बड़ा मामला ओआईडीबी यानी तेल उद्योग विकास बोर्ड से जुड़ा है। अच्छा, अब शिक्षा की बात करें तो अपार आईडी, जी, ये अनिवार्य हो रहा है। एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। जी, ये एनईपी 2020 का हिस्सा है। हर छात्र को एक 12 अंकों की परमानेंट आईडी मिलेगी, अपार मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें छात्र की सारी एकेडमिक जानकारी जैसे मार्क्स, क्रेडिट्स, डिग्रीज सब एक जगह डिजिटल रूप में रहेंगी। इससे तो काफी आसानी हो जाएगी। हाँ, स्कूल कॉलेज बदलने पर रिकॉर्ड ट्रांसफर आसान होगा। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ चलते हैं। अच्छी खबर है, जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर
8 साल के निचले स्तर 1.55% पर आ गई। ये तो काफी कम है। जी हाँ, सीपीआई आधारित महंगाई जून 2017 के बाद सबसे कम है। और जो खाद्य महंगाई दर है, सीएफपीआई, वो तो नेगेटिव हो गई, -1.76%। नेगेटिव मतलब खाने पीने की चीजें सस्ती हुई। हाँ, औसतन। इसका मुख्य कारण एक तो पिछले साल का हाई बेस इफेक्ट है और दूसरा दालें, सब्जियां, तेल, ट्रांसपोर्ट वगैरह की कीमतों में कमी आई है। और ये सीपीआई आंकड़े कौन जारी करता है? ये एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। इसका बेस ईयर 2012 है। ठीक है। भुगतान प्रणाली में एनपीसीआई धोखाधड़ी रोकने के लिए यूपीआई में पुल ट्रांजैक्शन बंद करने पर विचार कर रहा है। ये पुल और पुश क्या है? देखिए, यूपीआई में अभी 2 तरह से पैसे भेजे जा सकते हैं। पुश मतलब जब आप खुद किसी को पैसे भेजते हैं, ये सबसे कॉमन है। हाँ। और पुल होता है जब कोई आपसे पैसे मांगता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजता है, जैसे कोई बिलर या मर्चेंट। अच्छा। तो पाया गया है कि धोखाधड़ी वाले ज्यादातर मामले इसी पुल रिक्वेस्ट के जरिए हो रहे हैं। धोखे से रिक्वेस्ट अप्रूव करवा लेते हैं, इसलिए इसे बंद करने की बात चल रही है। समझ गया। अच्छा, सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत 4 नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। जी, ये ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में लगेंगी। ISM का लक्ष्य है भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में, खासकर चिप बनाने, डिजाइन करने, पैकेजिंग में एक ग्लोबल प्लेयर बनाना। आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा। बिल्कुल। सेमीकंडक्टर आज हर चीज में है, तो ये बहुत जरूरी कदम है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और पर्यावरण पर। भारत ने बांग्लादेश से कुछ सामान के आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाए हैं। क्यों? हाँ, DGFT ने एक आदेश निकाला है कि रेडीमेड गारमेंट्स और जूट जैसी कुछ चीजें अब सिर्फ समुद्री बंदरगाह से ही आ पाएंगी, जमीन के रास्ते जो लैंड पोर्ट्स हैं उनसे नहीं। इसका कारण? कारण तो साफ नहीं बताया गया है, पर इसे भारत बांग्लादेश के बीच जो दूसरे मुद्दे हैं ना, जैसे व्यापार घाटा या रीजन में चीन का बढ़ता प्रभाव, नदी जल विवाद, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। ठीक है। एक समूह है द एल्डर्स ग्रुप, उसने गाजा की स्थिति को सामूहिक नरसंहार कहा है। ये कौन सा समूह है? ये दुनिया के जाने माने नेताओं का एक स्वतंत्र समूह है। इसे नेल्सन मंडेला ने 2007 में बनाया था। इसमें पूर्व राष्ट्राध्यक्ष, नोबेल विजेता जैसे लोग हैं जो शांति और मानवाधिकारों पर काम करते हैं। उनकी बातों का एक नैतिक वजन होता है दुनिया में। सड़क चौड़ीकरण पर चिंता जताई है। ये जोन कहाँ है और क्यों खास है? ये BASZ पर्यावरण मंत्रालय ने 2012 में नोटिफाई किया था। गंगा नदी के उद्गम गौमुख से लेकर उत्तर काशी तक का इलाका है। ये इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, भूस्खलन का खतरा रहता है। तो पैनल का मानना है कि यहाँ और ज्यादा सड़क चौड़ी करने से पर्यावरण को नुकसान होगा। ओके। विज्ञान से एक दिलचस्प खबर। आइडियोनेला सकाइएंसिस बैक्टीरिया, ये प्लास्टिक खाता है। जी हाँ, ये खास बैक्टीरिया PET प्लास्टिक को पचा सकता है। PET वही प्लास्टिक है जिससे पानी की बोतलें और बहुत सारी पैकेजिंग बनती है। अरे वाह! तो क्या ये प्लास्टिक कचरे का समाधान बन सकता है? उम्मीद तो यही है। अगर इसे बड़े स्केल पर इस्तेमाल करने का तरीका मिल जाए तो ये वाकई पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और अंत में अरुणाचल प्रदेश में टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। हाँ, ये शियोमी जिले में 700 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। इसे NEPCO और अरुणाचल सरकार मिलकर बनाएंगे। चलिए, तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां और उनका विश्लेषण। शासन, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, काफी कुछ कवर हुआ है। जी, और ये सब दिखाता है कि कैसे अलग-अलग चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और नीतियां बनाना कितना जटिल काम है। सोचने वाली बात यह भी है कि इन सब बदलावों का, चाहे वो कानून हो या इकोनॉमी, आम लोगों पर, जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ेगा, ये सवाल हमेशा रहता है। बिल्कुल। उम्मीद है ये चर्चा आपकी तैयारी में मददगार रही होगी। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।